नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि 10 जुलाई को खुला है। और इस आईपीओ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे नज़र में आई इनके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के टीवी चैनल के इंटरव्यू के बाद। जब मैंने इनके वेबसाइट को विज़िट किया, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी आईपीओ जब ओपन होता है तो उसके पीछे कंपनी के कई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर मुझे ज़रूरत न पड़े तो मैं तो बोरो करूँगा नहीं पैसा ना। आईपीओ इज़ लाइक बोरोइंग मनी और इट इज़ लाइक शेयरिंग द पावर ऑफ द कंपनी, ओनरशिप ऑफ द कंपनी टू सम अननोन ट्रेडर्स। ठीक है, तो जब भी आईपीओ खुलता है उसके पीछे जो इंटेंशन है या मोटिव है उसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि किस पर्पस के लिए आईपीओ खुल रहा है। इससे हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि कंपनी कितने दिनों में जाके प्रॉफिट देने लगेगी या इसका शेयर का प्राइस किस तरीके से ऊपर जा सकता है या प्लमेट हो सकता है। कई आईपीओ खुलने के बाद जो प्लमेट होते हैं ऊपर आते ही नहीं है फिर। ठीक है, तो इसीलिए जब मैंने इनके प्रोमोटर्स का इंटरव्यू सुना टीवी चैनल पर, तो मुझे लगा कि एक बार इनके वेबसाइट पर जाके एनुअल रिपोर्ट चेक करूं। और मेरी आदत यही है कि जब भी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना रहता है मैं इनको वेबसाइट से चेक करता हूं। अगर वेबसाइट खुल नहीं रहा है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देता हूं। किसी भी थर्ड पार्टी के चैनल से या ब्रोकर साइट से या स्क्रीनर से मैं कंपनी का फिनेंशियल रिपोर्ट नहीं चेक करता हूँ, क्योंकि नंबर अक्सर मुझे डिफरेंट मिलते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कंपनी के साइट पर, और एनएससी का वो साइट जहां से हमें डायरेक्ट आईपीओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये है एनएससी का साइट जहां से आईपीओ लिस्टिंग का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आईपीओ सेक्शन में जाकर करंट आईपीओस, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनका जो मार्केट डेटा है इसमें राइट एंड पे हमें आईपीओ मिलता है। यहाँ क्लिक करने से आईपीओ का सेक्शन खुलेगा। इसमें करंट, पास्ट और अपकमिंग इश्यूज़ के बारे में पता चलता है। तो करंट इश्यूज़ में स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड का सबसे पहले ही लिस्ट बना हुआ है। तो एक बार चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो इशू इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। इसमें जो मोटा मोटा दिया हुआ 10 जुलाई को खुल रहा है, 14 जुलाई 14 जुलाई को क्लोज होगा शाम को 5 बजे। ओके, बुक बिल्डिंग के लिए 100% बुक बिल्डिंग, और 387 से 407, तो 407 कट ऑफ है। जनरली कट ऑफ पर ही ये इशू होता है, पहले भी मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। डिस्काउंट है 37 रुपीज़ पर इक्विटी टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़, चाहे ये एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इतना डिस्काउंट मिलेगा। फेस वैल्यू है दिस 36 इक्विटी शेयर्स इन मल्टीपल देयर ऑफ। तो ये 36 इंटू इनका जो भी 407 कट ऑफ प्राइस है, 36 इंटू कट ऑफ प्राइस आपका ये लगभग हो गया 12 to 13,000। ठीक है, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज़ 5 लाख। अच्छा, इसका देखते हैं फिर बिड डिटेल्स देख लेते हैं। बिड डिटेल्स में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन मतलब FII वगैरह उनके लिए है अमाउंट। इसका नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टोटल मिंट फॉर द कैटेगरी, तो 0.15 करके आ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का 0.07 अभी तक आया है। काफ़ी कम अमाउंट लोगों ने अभी डाला हुआ है। खैर आज ही खुला है, ठीक है, मतलब 10 जुलाई को खुला है। तो ओके, तो एक बार देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये 0.07 दिखा रहा है, अभी तक सिर्फ 7% हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर इसके बाद एनुअल रिपोर्ट देखना पसंद करूँगा, क्योंकि जो ब्रोकर साइट होता है उसमें सही अपडेट आता नहीं है जब तक स्टॉक नहीं खुलता है, लिस्टिंग नहीं होती है। तो मैंने इनका वेबसाइट को सर्च किया। सो इन इंडिया देयर ऑफिस इज इन वर्धमान ट्रेड सेंटर, नेहरू प्लेस, साउथ दिल्ली। ओके, देन हेडक्वार्टर्स इन गुरुग्राम। ओके, सो ये बेसिकली गुरुग्राम की कंपनी है। तो
मुझे पता नहीं क्यों लगा था बेंगलोर की कंपनी, बट एनीवेज सिंगापुर में एक ऑफिस है। तो चलते हैं इन्वेस्टर्स कॉर्नर पर, ठीक है। यहाँ फिनेंशियल्स में आप जाएंगे तो इनका मटेरियल सब्सिडियरी भी है, स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस लिमिटेड के 3 ईयर के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, और मैंने सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओपन करके रखा है शेयर करने के लिए, ठीक है। तो 2023 31 मार्च 2023 का देखते हैं। अब देखिए 22 का टोटल रेवेन्यू था, ये मिलियन रुपीस में दिया हुआ है तो मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। 394 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 का, और 23 का रेवेन्यू है 742 करोड़, ठीक है। तो ये लगभग आपका हो गया 70 to 80% रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर एक मैंने जो बहुत क्रिटिकल चीज़ देखी है, एक तो है इनका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, ये बढ़ रहा है, फिनेंशियल कॉस्ट बढ़ा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो बेनिफिट बढ़ जाएगा। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में ये थोड़ा ज़्यादा, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 356 करोड़, ये भी बढ़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि टोटल एक्सपेंसेस इनका देखिए 488 करोड़ था 22 में, और 23 के एंड में हो गया 877 करोड़, जबकि इनका रेवेन्यू 350 करोड़ लगभग बढ़ रहा है, और इनका जो एक्सपेंसेस है टोटल 400 करोड़ बढ़ रहा है। तो भाई प्रॉफिट मार्जिन किधर आएगा, मुश्किल है। इसीलिए नीचे देखिए ये डेलॉय का जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का अप्रूव्ड रिपोर्ट है, तो क्वाइट ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिबल है। तो डेलॉय कंपनी इज़ वन ऑफ द 4 टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए प्रॉफिट स्टेटमेंट के कमेंट की जगह लॉस ऑफ द ईयर लिख दिया है, ये है 999 करोड़ है लॉस ऑफ द ईयर, ठीक है। ये एक चीज़ है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस 99 करोड़ दिखा दिया है। अच्छा, ऊपर एक चीज़ मैंने देखा था, इनका जो बैलेंस शीट था उसमें एक चीज़ मैंने देखा था, वो था लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटीज़ वो बढ़ रहे हैं इनके, 168 करोड़ से बढ़कर 23 में 257 करोड़ हो गए लीज लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये लीज पे ले रहे हैं, उसको बना के, जैसे मान लो कि मैंने 1 साल के लीज पे कोई आईटी का स्पेस 1 फ्लोर ले लिया, ठीक है, 1.2 करोड़ का, ओके, 1.2 करोड़ का लीज पे ले लिया है, और उसको मैंने रेडी कर दिया, रेडी करके 1.8 करोड़ के लीज पे निकाल दिया उसको। तो मैंने मान लो 6 साल 10 साल का लीज पे लिया है, तो पर ईयर के हिसाब से 1.2 करोड़ का मैं लीज अमाउंट दूंगा, ओके, पार्टी को, और मैं खुद नेक्स्ट पार्टी से 1.8 करोड़ ले लूँगा। तो 0.6 करोड़ का 60 लाख का मेरा जो बेनिफिट होगा वो उसमें एक्सपेंसेस निकाल के, सब सैलरी निकाल के, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये एजेंडा है इनका लीज में लेने का, मुझे ऐसा लगता है। 215 करोड़ का तो बोरोइंग है, ठीक है, ये भी बोरोइंग भी बढ़ रहा है इनका। और आपको जब सबसे बड़ी बात मैंने दिखाई कि इनका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, ये था ईयर 23 का, 24 का देखते हैं। ईयर 24 में आप देखो, 23 में 742 करोड़ से 1113 करोड़ में चला गया इनका रेवेन्यू। और यहाँ पर एक्सपेंसेस मैं देखता हूँ कितना है, 8777 है, और इधर है, इसको 11777 मान के चलो, तो 3 करोड़ का, मतलब एक्सपेंस 3 करोड़ तो एक्सपेंस में निकल गया इनके, ठीक है। फिर लॉस स्टेटमेंट आ गया कि भाई ये लॉस है, कितने का लॉस है, देखो टोटल लॉस आपका हो गया 46 करोड़ का, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉस कम हुआ है, पिछले साल 99 करोड़ का लॉस था, इस बार 46 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन पर शेयर जो है इनका लॉस पर शेयर जो है, यानी कि जो बोलते हैं ना कि कॉस्ट पर शेयर या अर्निंग पर शेयर, अर्निंग की जगह लॉस पर शेयर हो गया ये, तो अर्निंग पर शेयर की जगह लॉस पर शेयर हो गया, यानी अर्निंग पर शेयर -4.88, ठीक है। तो लेकिन पिछले साल से बेटर है 24 में, ओके।
इधर भी इनका देखते हैं, लीज लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है, ठीक है, 257 करोड़ से बढ़कर 378 करोड़ हो गया। अच्छा, अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं 25 का। रेवेन्यू 1113 करोड़ से बढ़कर 1377 करोड़ हो गया रेवेन्यू। एक्सपेंसेस देख लो आप, तो ये कितना हुआ, ये लगभग 250 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस 1176 से बढ़कर 1454। ओह गॉड, ये आपका लगभग 300 करोड़ हो गया। मतलब आपके रेवेन्यू जितना बढ़ा है उससे ज़्यादा तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है। और लीज लायबिलिटीज़ ये भी काफ़ी बढ़ा है, ठीक है, 60 to 80% तो लीज लायबिलिटीज़ बढ़ा है। बोरोइंग तो नहीं किया इन्होंने, ठीक है, बोरोइंग कम हो गया, मतलब कुछ उसमें से चुकता कर दिया उनको, ठीक है। बोरोइंग कुछ चुकता वैसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक तो आपको 100 साल के लिए थोड़ी देगी, आपको हर साल उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो, स्पेशली जो इंटरेस्ट होता है वो तो बैंक ले ही लेती है अपना। कैपिटल बाद में तो कोई चिंता नहीं, इंटरेस्ट दे दो पहले मुझे। ओके, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये बढ़ रहे हैं आपके। एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये भी बढ़ा है आपका, 748 करोड़ से लगभग 60 करोड़ हो गया बढ़ के, ठीक है। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये आपका जो है काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है, क्योंकि डिप्रिसिएशन में क्या होता है, मान लो आपके घर में एसी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो एसी का जो हर साल एएमसी आप करवाते हैं वो भी डिप्रिसिएशन में ही आएगा, क्योंकि जो नया खरीदा था आपने, आपको लगा कि सर्विसिंग कराने की, शुरू में 1 साल तो आराम से चला एसी, अगले साल आपने सर्विसिंग कराया, गैस चेक कराया, ये वो, तो उसमें मान लो कि आपका 1 to 5% का सर्विसिंग चार्ज चला गया, एएमसी में चला गया मान लो, ठीक है। 40,000 के एसी का आपने 1,000 रुपये दे दिया एएमसी में, ठीक है, या 2,000 रुपये एएमसी में दे दिया, साल में 3 बार 4 बार आके देख के जाएगा, तो ये आपका एएमसी भी डिप्रिसिएशन में ही जाना चाहिए इसको आइडियली, क्योंकि उसका जो वैल्यू घट रहा है हर साल, सर्विसिंग इसलिए तो कराना पड़ रहा है कि वो वेयर एंड टियर हो जा रहा है, तो वो डिप्रिसिएशन में चला जाएगा। ये चीज़ काफ़ी क्वेश्चनेबल है, ये अमाउंट एग्जैक्टली इसका क्या डिटेल है, कहाँ का ये अमाउंट गया, ठीक है। ओके, तो आपका इधर टोटल लॉस आपका हो गया, इस बार फिर देखो लॉस बढ़ गया, लॉस पर शेयर देखो, अर्निंग पर शेयर की जगह लॉस पर शेयर देखो आप 4.88 से 6.04 हो गया, यानी कि 446 करोड़ से बढ़ के फिर 61 करोड़ का हो गया लॉस, ठीक है। अभी सुबह जो इंटरव्यू में देख रहा था इनके प्रमोटर का, उन्होंने बोला कि मोर देन 100 करोड़ का तो अभी जो आईपीओ निकला है उसमें से लोग पे ऑफ करेंगे, दूसरा फिर उसके बाद भी 200 करोड़ का बचा रहेगा इनका, लेकिन ये लोग काफ़ी एग्रेसिवली अपना जो बोरोइंग क्लियर कर रहे हैं, इन्होंने क्लेम किया है, ठीक है, वो जुबान से बोला है, ठीक है, कि बहुत एग्रेसिवली ये लोग क्लेम क्लियर कर रहे हैं, लोन बोरोइंग वगैरह क्लियर कर रहे हैं, तो इनका जल्दी से ये लोग डेप्ट, आपका पॉजिटिव साइड, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एक होता है जो कि पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो ये डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है। वैसे भी लास्ट 1 साल में आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह से इम्पैक्ट आया। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितने भी कोवर्किंग स्पेसेस की कंपनियां हैं, जो लोग ऑफिस स्पेस को रेडी कर रहे हैं, उनके सामने चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आईटी की जो कंपनियां थी वो सब क्लाउड कंपनी में चली गई। कोविड के टाइम पे क्या हुआ? कोविड के टाइम पे कंपनियों ने सबको घर में बैठा दिया। उसके बाद कंपनियों को लगा कि मेरा बिजली पानी का खर्चा तो बच ही रहा है, चाय कॉफ़ी की मशीन का खर्चा बच रहा है, एसी का खर्चा बच रहा है, प्लस ऑफिस स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। तो 90 to 95% लोग जो कोविड के समय चले गए थे घर पे, वो लोग अभी भी घर पे हैं। उनको हफ्ते में 1 या 2 दिन बुलाते हैं, तो शिफ्ट में एक ही ऑफिस को सारे एम्प्लॉयज़ बार बार अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पर उनका 10 सीटिंग स्पेस था, 10 की जगह 1 या 2 सीटिंग स्पेस हो गया है। ओके, उसी में लोग अल्टरनेटिवली मैनेज कर रहे हैं। ऑफिस को भी रखा गया सिर्फ दिखाने के लिए भी हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज सॉफ्टवेयर में क्या है, लैपटॉप है, इंटरनेट है,
क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्रेमवर्क है तो और चाहिए ही नहीं कुछ आज के डेट में। एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट, कोडर्स की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया काफ़ी, आने वाले दिनों में और भी रिमूव कर देगा। उससे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम हो गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे तभी तो सिटिंग था ऑफिस में, पहले 100% ऑफिस में सिटिंग थी, अब वो सिटिंग पहले कम हो गई कोविड के चलते, लोग अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के चलते और सिटिंग रिक्वायरमेंट कम है। तो आने वाले दिनों में ऑफिस स्पेस, नए ऑफिस स्पेस की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जितना मान लो कि इन्होंने लीज में लेके दूसरे को दिया है और दूसरा फिर अगले साल बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए भाई, तो इन्होंने अगर लीज में किसी के साथ 10 साल का लीज लिया हुआ है और आपने 2 साल में ही झाड़ लिया हाथ, तो फिर इनके इनकम का क्या होगा। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है हमें, क्योंकि जो टॉप सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, उनमें आईटी स्पेस बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था अप टू 2021। उसके बाद से जैसे ही मांग कंपनियों ने क्लाउड कंप्यूटिंग का शोर मचाना शुरू कर दिया है और कोविड दोनों एक साथ आ गया है, बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्टेड स्पेस है उसकी यूटिलिटी पर क्वेश्चन मार्क हो गया है। बट एनीवेज इनको नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, जो नई नई कंपनियां और दूसरे फील्ड की कंपनियां बियॉन्ड आईटी, इन चार सिटीज़ में, जो बेंगलोर में, गुड़गांव में, पुणे में और बॉम्बे में, ओके, या कोई दूसरा सिटी है हैदराबाद में शायद, यहाँ पर जो मेन आईटी में ऑफिस स्पेस का जो क्रंच हो रहा है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे बिजनेसेस से। अगर ये लोग कर पाएंगे तो इनका बिजनेस आगे चलेगा, अदरवाइज आप देख ही सकते हैं कि इनका जो लॉस है पिछले साल से इस साल बढ़ा है, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि कोई कंपनी अगर डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रही है तो फिर वो डिफ़िकल्ट टाइम से ही गुजरेगी, ऐसा नहीं है। सब चीज़ मैनेजमेंट के एस्पिरेशन पे और मैनेजमेंट के एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, कितनी तेज़ी से इस खराब फेज से क्विट कर जाए मैनेजमेंट और कंपनी को ऊपर ले जाए। तो ये तो था सॉलिड डेटा जो ग्राउंड रियलिटी बता रहा पास्ट में क्या हुआ, ठीक है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसको तो फिर भी कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं, यही सब डिसाइड करेंगे। बट एनीवेज अगर ये आईपीओ आपने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, अप्लाई करने वाले हैं तो भी ठीक है। और जो लोग अप्लाई करते हैं लेकिन नहीं मिलता है उनको, वो लोग जब लिस्टिंग होगी तब वो लोग चार्ट देख के अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन मुझे मोटा मोटा जो लगा है, अभी कंपनी डिफ़िकल्ट फेज़ में है और इनके प्रोमोटर ने बोल ही दिया है कि हम पार्ट ऑफ द आईपीओ जो है उसको बोरोइंग के पेमेंट में क्लियर करेंगे और कंपनी एग्रेसिवली बाकी चीज़ों में ध्यान देगी। बोरोइंग को क्लियर करने में बाकी जितने इनिशिएटिव्स है कंपनी के उनको यूज़ किया जाएगा, कंपनी जल्दी से डेप्ट फ्री हो जाएगी, ओके। तो इन नटशेल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे किसी आईपीओ में एंटर करें, पोजीशन लें या अप्लाई करें, सब्सक्राइब करें, पहले तो सब्सक्रिप्शन हमने देखा अभी तक 7% का हुआ है। 14 जुलाई को शाम को 5 बजे तक इसका है, ठीक है। तो आप 14 जुलाई शाम को 4 बजे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन में दिख जाएगा कितने टाइम्स लोगों ने अप्लाई किया है। अभी जैसे 0.07 दिखा रहा है, यानी 7% लोगों ने डाला है, ठीक है। गवर्नमेंट के साइट में एकदम जो सही इंफॉर्मेशन है वही आएगा, तो आप उसको देखिए, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट ही रहती है, उनको दुनिया से मतलब नहीं है। वो लोग अपना जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद अगर 3 साल प्लमेट भी किया फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको पता है कि 10 साल बाद ये स्टॉक जाके 100 टाइम्स दे देगी। तो इसीलिए उनका नॉलेज बेस, उनका स्ट्रेटजी एकदम डिफरेंट है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट चुनौती है, ठीक है। आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 80% तक प्लमेट होने का वेट नहीं कर सकते, ठीक है। आपका अकाउंट 5 लाख का इन्वेस्टमेंट में जैसे ही आपका 20% प्लमेट हो जाएगा, आप लॉस लेके एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन से। तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए यही एडवाइस है कि सब्सक्रिप्शन पे एक बार ज़रूर से ध्यान दें। सब्सक्रिप्शन अच्छा रहता है तो इसका मतलब ही उस स्टॉक के मार्केट में अच्छी वैल्यू है, अच्छी डिमांड है। और उसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन में अप्लाई करके भी नहीं मिलता है तो खुलने के बाद 1-2 दिन वेट करके आप देख सकते हैं कि स्टॉक कैसे जा रहा है। जैसे ही ऊपर जाने लगता है आप शुरू कर सकते हैं अपना बाइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो एनीवेज आज हमने चर्चा की इस आईपीओ के बारे में,
और आने वाले दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट IPOs होंगे उनके बारे में ज़रूर से मैं एक बेसिक एनालिसिस करके रिजल्ट दूंगा। आपको भी अगर IPO के बारे में जानना है इन डिटेल तो कंपनी की वेबसाइट में जाके इन्वेस्टर्स कॉर्नर से एनुअल रिपोर्ट निकाल के वेरीफाई कीजिए, और उस एनुअल रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेफिनेटली स्टैम्प होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।